सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म यानी उग्रवादी राष्ट्रवाद के बारे में। ये टॉपिक जो है एमए के विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी है ही है, उसके साथ साथ ये बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस का हिस्सा भी है, जिसमें 3rd चैप्टर है उग्रवादी राष्ट्रवाद। तो आज हम चर्चा करेंगे उग्रवादी राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। जैसा कि हम कल चर्चा कर चुके हैं कि 1885 से लेकर 1905 तक शुरुआती 20 वर्षों में कांग्रेस का नेतृत्व नरम अर्थात उदारवादी राष्ट्रवादियों के द्वारा किया जा रहा था। कांग्रेस के वो नेता पाश्चात्य शिक्षा की देन थे, लेकिन उन 20 वर्षों में कुछ ऐसी घटनाएं देश और विदेश में हुई जिसके कारण भारतीय नवयुवकों में उदारवादी राष्ट्रवादियों के प्रति और नरम रुख के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बना लिया। और उस पूर्ण स्वतंत्रता की लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्होंने जन आंदोलनकारी संसाधनों पर जोर दिया। अब उग्र राष्ट्रीयता के कारण क्या थे? इसमें सबसे पहला जो कारण है वो है 1892 के सुधार कानून की अपर्याप्तता। कहने का मतलब उदारवादी जो नेता थे उनके 20 वर्षों के संघर्ष की एकमात्र उपलब्धि 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम कहा जाता है, लेकिन उस अधिनियम में बहुत सारी कमियां थी जिससे नवयुवकों में असंतोष उत्पन्न हुआ। भारतीय परिषद जो बनी उसमें भारतीयों की संख्या बहुत कम थी, गैर सरकारी सदस्य बहुत कम थे, ज़्यादातर ब्रिटिश सरकारी सदस्य उसमें थे और उस परिषद के अधिकार और शक्तियां बहुत ही सीमित थी और उसमें जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी वो भी बड़ी घुमा फिरा कर की गई थी। तो इससे ये भारतीयों के समझ में आ गया कि हमें कर्मिक परिवर्तन के स्थान पर आधारभूत परिवर्तन पर जोर देना चाहिए और प्रार्थना की बजाय आंदोलन के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। दूसरा, धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण। दरअसल उदारवादी जो नेता थे कांग्रेस के वो पाश्चात्य शिक्षा की देन थे और वो ब्रिटिश शासन को भारतीयों के हित में समझते थे, लेकिन जब भारत में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण का कार्य चला तो उस धार्मिक पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप ऐसे वर्ग का जन्म कांग्रेस में हुआ जो भारत की सभ्यता को, संस्कृति को और धर्म को श्रेष्ठ समझते थे और उन्होंने अपना लक्ष्य विदेशी शासन की समाप्ति को बना लिया। 1893 में जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ तो स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म की विजय पताका अमेरिका में लहराई। इसके अलावा अरविंदो घोष और बाल गंगाधर तिलक जैसे जो उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने वो धार्मिक पुनरुत्थान का ही परिणाम था। अरविंदो घोष कहते थे कि हमारा लक्ष्य है स्वतंत्रता और उसको पूरा करने का एकमात्र साधन है हिंदुत्व। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी जो शिवाजी उत्सव, गणेश महोत्सव ये जो मनाए गए, इनका उद्देश्य ये था कि स्वाधीनता की प्राप्ति हो सके और हिंदुत्व है उसका साधन बन सके। भारतीयों के अंदर जो हीनता की भावना है उसको दूर किया जा सके और ये साबित किया जा सके कि भारत का धर्म, सभ्यता और संस्कृति किसी भी दृष्टि से पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से हीन नहीं है। तीसरा जो कारण था वो था प्राकृतिक प्रकोप। दरअसल 1876 से लेके और 1900 तक 25 सालों में लगभग 18 अकाल पड़े, लेकिन उन सब में भयंकर जो अकाल था वो था 1896-97 का अकाल, जिसमें भारत की 7 करोड़ जनता और लगभग 70,000 वर्ग मील का इलाका प्रभावित हुआ था। उस अकाल के दौर में शासन के द्वारा न के बराबर जनता की सहायता की गई और उस अकाल के दौर में महारानी विक्टोरिया का जन्मदिन मनाने के लिए 1897 में दिल्ली में भव्य दरबार का भी आयोजन किया। यानी जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। अकाल से मुक्ति भी नहीं मिली थी कि उससे पहले बम्बई के दक्षिणी हिस्से में भयंकर प्लेग फैल गया और उस प्लेग से निपटने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य उपायों को तो नहीं अपनाया बल्कि बर्बर और निर्दयी तरीके अपनाए। जैसे जो प्लेग कमिश्नर जो थे रेंट और आर्यस्ट, उसने जनता पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। प्लेग से प्रभावित घरों को ढहाना शुरू कर दिया। स्त्रियों को स्नानागार से, पूजा घर से घसीट घसीट कर बाहर निकाला गया। बीमारों के कपड़े जला दिए गए। बहुत सारे अत्याचार जनता पे किए गए।
और राम गोपाल ने लिखा भी है कि सारा काम इस ढंग का था जैसे दुश्मन द्वारा जीते गए किसी शहरों को फूका जा रहा हो। इसके परिणाम स्वरूप जनता में इतना असंतोष फैला कि एक युवक ने प्लेग कमिश्नर रेंट और उसके साथी अरियस्ट की गोली मारकर हत्या। वो था आर्थिक असंतोष। लॉर्ड बेकन ने लिखा है कि अत्यधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों के परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योग धंधे बर्बादी के कगार पर पहुंच गए थे। जैसे 1894 में विदेशों से जो माल आता था उस पर जो आयात कर लगता था उसे समाप्त कर दिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि भारतीय माल तो महंगा हो गया और विदेशी माल सस्ता हो गया। भारत के उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे। इसीलिए उग्र राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करो। दूसरा, शिक्षित भारतीय जो थे उनको शिक्षित होने के बावजूद जो बड़े बड़े पद होते थे नागरिक सेवा के, उन पर नियुक्त नहीं किया जाता था। इससे शिक्षित भारतीयों में असंतोष पनपा। पांचवा, भारतीय कटुता और अंग्रेजों का अहंकार युक्त व्यवहार। अंग्रेज जो थे वो भारतीयों को अपने से कमतर समझते थे और उनके प्रति बड़ा निर्दयी व्यवहार करते थे। कई बार अंग्रेज अधिकारियों और सैनिकों के द्वारा भारतीयों से इतनी ज़्यादा मारपीट की जाती थी बिना वजह कि उनकी मौत हो जाती थी। और जब उस कोर्ट में मुकदमा चलता तो अंग्रेज अधिकारी और सैनिक बिल्कुल या तो बरी हो जाते या उन्हें एक साधारण सा दंड दिया जाता था। यानी भारतीयों के जान माल की कोई कीमत नहीं थी। एक अखबार छपता था लाहौर से, अंग्रेजी अखबार अंग्रेजों के द्वारा प्रकाशित होता था, जिसका नाम था द सिविल एंड मिलिट्री गजट। वह अखबार तो भारतीयों को जी खोल के गालियां देता था। वह उन्हें कहता था बलबलाते बीए, वर्णशंकर बीए, गुलाम, दास जाति, कलंकी जाति। यानी भारतीयों की अंग्रेजों की दृष्टि में कोई कीमत और अहमियत नहीं थी। इसके अलावा न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी भारतीयों से दुर्व्यवहार होता था। जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, नेपाल में रह रहे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और उन भारतीयों में ये भावना घर कर गई थी कि हमारे है क्योंकि हमारा देश गुलाम है और इसका एक ही उपाय है कि हम हमारे देश को स्वतंत्रता मिले। जब तक हम पराधीन हैं तब तक हमारे साथ दुर्व्यवहार होता रहेगा। डॉक्टर BS मुंजे ने लिखा भी था कि हमारे शासक इस बात पर विश्वास ही नहीं करते कि हम भी मनुष्य हैं। एक जो सातवां जो कारण था वो था पश्चिम के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव। मैंने जैसा बताया कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार अपने स्वार्थ के लिए किया था, लेकिन जब भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा का अध्ययन का अवसर मिला तो उन्होंने गैरीबाल्डी के, मैजिनी, वाशिंगटन और बर्ग के जो स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले भाषण थे उनको भी पढ़ा। उन्होंने अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध पढ़ा, आयरलैंड का संघर्ष, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का इतिहास पढ़ा। तो स्वतंत्रता के लिए उनमें भी ललक जगी और उन्होंने उसकी प्राप्ति के लिए उग्र राष्ट्रीयता का मार्ग अपना लिया। आठवां जो कारण था कि भारत से बाहर भी बहुत सारे परिवर्तन उस समय हो रहे थे। पहले ये माना जाता था कि पश्चिमी देशों को युद्ध के द्वारा नहीं हराया जा सकता, लेकिन 1896 में अफ्रीका का एक छोटा सा देश है अबिसिनिया, उसके द्वारा यूरोप का जो विशाल देश था इटली, उसको पराजित कर दिया गया। इसके अलावा जापान जो एक टापू द्वीप था, एक छोटा सा देश था, उसने रूस जैसे विशाल राष्ट्र को 1904-05 में पराजित कर दिया। तो भारतीयों में ये भावना आई कि ब्रिटेन को हम भी हरा सकते हैं। अगर ये छोटे छोटे देश ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ब्रिटिश शासन को यहाँ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। इसके अलावा पर्शिया, चीन, टर्की और आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलनों ने भी भारतीयों को प्रोत्साहित किया। अब लाल, बाल और पाल ये त्रिमूर्ति मानी जाती है। ये उग्र राष्ट्रवाद के प्रेरक थे, ये अटूट देशभक्त थे और ब्रिटिश शासन के कट्टर शत्रु थे। बाल गंगाधर तिलक कहते थे, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। हमारा उद्देश्य आत्मविश्वास है, भिक्षावृत्ति नहीं। लाला लाजपत राय ने कहा कि अंग्रेज भिखारी से सबसे अधिक घृणा करते हैं और मैं सोचता हूँ कि भिखारी घृणा का पात्र है भी। ये हमारा कर्तव्य है, हम सिद्ध कर दें कि हम भिखारी नहीं हैं। तो विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय के नेतृत्व ने भिक्षावृत्ति का मार्ग त्याग कर आंदोलन का मार्ग अपनाने पर बल दिया और महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल और अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व जागृति की लहर फैली। जो सबसे बड़ा जो कारण था भारत में राष्ट्रीयता के उदय का, उग्र राष्ट्रवाद के उदय का,
वो था लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन। कहा भी गया है कि बुरे शासक स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए एक वरदान की तरह आते हैं, क्योंकि वो अपने निर्दयतापूर्ण कार्यों से जनता में इतना असंतोष उत्पन्न कर देते हैं जो 100 वर्षों के कार्यों से भी संभव। लॉर्ड कर्जन का शासन इसी प्रकार का था। 1898 से लेकर 1905 तक वो भारत के गवर्नर जनरल रहे और उन्होंने वही कार्य किया जो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब ने किया था। उन्होंने कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम में भारतीयों की संख्या घटा के आधी कर दी गई। इसके अलावा उन्होंने 1903 में एडवर्ड सप्तम को भारत का सम्राट घोषित करने के लिए बेतहाशा धन खर्च किया। भारतीयों पर अनेक टैक्स लाद दिए गए और सेना के ऊपर भारी खर्च करना शुरू कर दिया। आर्थिक रूप से दरिद्र भारत की आर्थिक हालत खस्ता होती चली गई। इसके अलावा उन्होंने 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर जो विश्वविद्यालय की सिंडिकेट और सीनेट होती थी उसमें भारतीयों की संख्या कम कर दी। उन्होंने एक ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1904 में पारित किया गया जिसमें भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके अलावा वो भारतीयों के अपमान का कोई मौका नहीं चूकते थे। शासन का उत्तरदायित्व तो संभालने के ही योग्य नहीं है। 1905 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वीसी के रूप में उन्होंने जब दीक्षांत भाषण दिया तो उन्होंने कहा भारतीयों में सत्य के प्रति कोई आस्था ही नहीं है, भारत में सत्य को कभी आदर्श ही नहीं माना। और वो कई बार भारत को कहते थे कि भारत राष्ट्र नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये गुलाम देश है। इसीलिए एनी बेसेंट ने कहा कि सारा भारत एक व्यक्ति के रूप में, राष्ट्र के रूप में उठ खड़ा हुआ। बंगाल विभाजन ये भी उग्र राष्ट्रवाद के उदय का एक बड़ा कार्य था और लॉर्ड कर्जन का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य भी कहा जा सकता है। दरअसल लॉर्ड कर्जन जो थे बंगाल में जो क्रांतिकारी भावना और राष्ट्रवाद की भावना तेजी से सिर उठा रही थी उसे कुचलना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने षड्यंत्र किया कि उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी बंगाल नाम से बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया। ये इसके विरुद्ध बंगाल में क्रांतिकारी लहर दौड़ गई। बंगाल में तीव्र विरोध करना शुरू कर दिया और बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप उग्रवादी राष्ट्रवाद भारत में तेजी से फैला। भारतीयों की समझ में आ गई कि ब्रिटिश साम्राज्य के जो लोग हैं वो याचना, प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र और प्रतिनिधिमंडल की भाषा नहीं समझते, बल्कि ये केवल और केवल जन आंदोलन और दबाव की भाषा समझते हैं। तो आज हमने चर्चा की कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। आप सभी जो हैं उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को समझेंगे और समझने के साथ साथ प्रयास करेंगे कि आप उसे याद भी कर सकें और अपना जो फीडबैक है इस संबंध में आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में दे सकते हैं। कोई समस्या हो तो पूछ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।